यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। No, I'm sorry. I didn't mean to objectify you. I was. कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, ताड़ लो जितना ताड़ना, देखने की चीज है, बड़ी मेहनत से बनाई है जी, ऑल नेचुरल, नो स्टेरॉइड। आज से हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनिया और आज हम बात करने वाले हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है रॉकी रंधावा की फैमिली से। दरअसल रॉकी शहर के सबसे बड़े मिठाई वाले खानदान का एक लौता वारिस है। रॉकी को तड़कते भड़कते कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है। रॉकी अपने पूरे परिवार के साथ रहता है, जहां घर की ही नहीं बल्कि मिठाई के बिजनेस पर राज करने वाली उसकी सख्त दादी धनलक्ष्मी पूरे घर पर राज कर रही है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और रॉकी के पिता, जिनका नाम तिजोरी होता है, ये दादी के इशारों पर चलते हैं और वो अपनी माँ की हर एक बात मानते हैं। और उसके घर में है याददाश्त गंवा चुके एक दादाजी, जिनकी याददाश्त कभी कभी वापस आ जाती है। मगर धनलक्ष्मी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। और साथ ही रॉकी की माँ, जो कि अपने पति को परमेश्वर मानती है और अपने सारे सपनों के साथ अब उन्होंने समझौता कर लिया है। तो यहाँ पर रॉकी के अपने दादाजी से बहुत बनती है, लेकिन रॉकी को अपने दादाजी के साथ रहना बहुत पसंद है। और रॉकी की एक बहन भी होती है जिसका नाम गायत्री होता है। वो मोटापे की शिकार होती है, इसी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है और वो छिप छिप कर ट्रेडिंग भी करती है, लेकिन ये बात उसने अभी तक तो किसी को नहीं बताई है। अब आगे हम रॉकी को एक क्लब में डांस करते हुए देख पाते हैं। वो यहाँ पर सभी का एंटरटेनमेंट कर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पर उसके पिता तिजोरी और उसकी दादी धनलक्ष्मी आ जाती हैं। दरअसल इसी क्लब में एक इवेंट होने वाला था, इसीलिए सभी को इनवाइट किया गया था। और यहीं पर उसके दादाजी कमल भी आए हुए थे। और यहाँ पर जब एक पुराना सॉन्ग चलाया जाता है तो कमल जी की कुछ पुरानी यादें वापस आ जाती हैं और वो यहाँ से अपनी व्हीलचेयर से एक औरत के पास जामनी जामनी बोलते हुए चले जाते हैं और उसके गालों को चूम लेते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर कमल जी ने ये क्या किया। और अगले दिन जब डॉक्टर भी कमल जी का इलाज कर रही थी, तब भी वो जामनी जामनी कर कर ही बोल रहे थे। तो रॉकी उन्हें देखकर हैरान था कि आखिर हम हमेशा इनके आमने सामने रहते हैं, इसके बाद भी उन्हें हमारा नाम याद तक नहीं रहता। लेकिन किसी जामनी नाम की औरत का नाम इन्हें बहुत अच्छे से याद है। और रॉकी जब अपने दादाजी की डायरी चेक करता है तो उसमें भी जामनी नाम की लड़की की फ़ोटो थी। उसके पीछे जामनी का कुछ एड्रेस भी लिखा हुआ था। तब रॉकी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर जामनी की इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है। तब उन्हें गूगल पर रानी चटर्जी के बारे में पता चलता है, जो कि दरअसल में जामनी चटर्जी की पोती होती है। और फिर आगे हमें रानी चटर्जी के बारे में पता चलता है कि दरअसल रानी एक बहुत बड़ी न्यूज़ एंकर है। वो बड़े बड़े लोगों का आसानी से मुंह बंद कर देती है। तभी हम रॉकी को और उसके दोस्त को उसके ऑफिस में आते हुए देख पाते हैं। वो यहाँ पर रानी से मिलते हैं और मिलते ही उसे बकवास करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट की बात अभी तक कुछ भी नहीं थी और यही देखकर रानी मुस्कुरा रही थी, जिसके बाद रॉकी उससे कहता है कि जामनी चटर्जी आपकी दादी है। और वो यही जानना चाह रहा था कि आखिर जामनी चटर्जी अभी जिंदा है या फिर मर गई। लेकिन यहाँ पर रानी उन्हें बताती है कि वो अभी जिंदा है। तब रॉकी उन्हें बताता है कि आपकी दादी की फ़ोटो मेरे दादाजी की डायरी में थी और सालों बाद उन्हें कोई नाम याद आया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर जामनी जी अगर मेरे दादाजी के सामने आ जाए तो शायद उनकी याददाश्त थोड़ी बहुत वापस आ जाए और इसी वजह से शायद थोड़ा बहुत वो हमें भी याद कर लें। तो यहाँ पर रॉकी रानी को अपने गोल्डन कार्ड देता है और यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में रानी की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें उसकी माँ होती है, जो कि कॉलेज की इंग्लिश की सीनियर प्रोफेसर होती है। और उसके पिता चंदन होते हैं। वो कथक के प्रोफेशनल डांसर हैं। उन्हें कभी भी स्टेज पर डांस करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि जब भी उन्हें स्टेज पर डांस करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे। अब रात को रानी जब अपनी दादी को कमल जी के बारे में बताती है तो वो इमोशनल हो जाती है और वो रानी को बताती है कि कभी कभी 2 पल का साथ भी आपको जीवन भर की मोहब्बत दे जाता है। वो रानी को बताती है कि वो 1978 में शिमला गई थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात कमल जी से हुई थी और उनसे उन्हें मोहब्बत हो गई थी, जबकि वो लोग बस वहाँ पर 7 दिनों के लिए रुके थे। लेकिन वो 7 दिन उन्हें आज भी याद हैं। वो कमल जी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती थी, लेकिन उसने अपनी फैमिली को चुना। रानी को कहीं ना कहीं अपनी दादी की कहानी में दर्द सा महसूस हुआ था, इसीलिए वो तुरंत ही रॉकी के पास कॉल कर देती है और उनसे कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो रॉकी रानी को एक अखाड़े में बुलाता है, जहाँ पर के
एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। तो यहाँ पर रानी रॉकी से कहती है कि मैं तुम्हारे दादाजी और मेरी दादी की मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो तुम अपने दादाजी को लेकर मेरे घर पर आ जाना। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि दादाजी कहीं पर भी नहीं जाते थे। तो रानी उससे कहती है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी फैमिली को तुम्हारे घर पर ले आऊँगी। जिसके बाद यहाँ पर डांस के काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस होते हैं और रानी और रॉकी की भी अभी कुछ ही मुलाकात हुई थी, लेकिन रॉकी को रानी स्पेशल लगने लगी थी। वो जिस तरह से रानी को देख रहा था मानो जैसे उसे प्यार हो गया हो। अब रानी अपनी पूरी फैमिली को लेकर रंधावा पैराडाइज पहुंच जाती है। यहाँ पर रॉकी की फैमिली बहुत ही ज़्यादा अननोन है और उसकी दादी और उसके पिता बहुत ज़्यादा सख्त हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग मिलते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जामिनी जो है वो यहाँ पर कमल जी से मिलती है। वो यहाँ पर उन्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये सब कुछ देखकर धनलक्ष्मी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और जब रानी की फैमिली यहाँ से जाने लगती है तो कमल जी यहाँ पर जामिनी के लिए एक खूबसूरत सा पुराना गाना गाते हैं, वो भी व्हील चेयर से खड़े होकर। ये सब देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर जो इंसान व्हील चेयर से उठ तक नहीं पाता था आज वो किसी के लिए गाना गा रहा है। लेकिन ये देखकर धनलक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वो इन सभी से यहाँ से जाने के लिए कह देती है। लेकिन कुछ भी हो, रानी रॉकी को ये तो समझ में आ गया था कि कमल जी और जामिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं और इतने साल जब उन्होंने एक दूसरे के बिना गुजार दिए हैं तो अब उनकी मुलाकात करवाना तो बनता है। और अपने दादाजी की वजह से वो दोनों भी एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं और अब वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर अगले दिन रॉकी अपने परिवार वालों से छिपाकर कमल जी की मुलाकात जामिनी से करवाने आता है। एक तरफ तो ये दोनों मिलते हैं और दूसरी तरफ रानी और रॉकी की केमिस्ट्री बनने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे और वो साथ मिलकर ढेर सारा रोमांस भी करने लगे थे। और फिर एक दिन रानी की दादी जामिनी रानी से पूछती है कि क्या तुम रॉकी से प्यार करने लगी हो। लेकिन यहाँ पर रानी मना कर देती है और कहती है कि मेरे अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और हम दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो यहाँ पर जामिनी उससे समझाती है कि अगर तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए तो उसे कभी जाने मत देना, वरना मेरी तरह एग्जाम्पल बनकर रह जाओगी। अब कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन था और रॉकी उसे एक छोटे से कमरे में ले जाता है जहाँ पर उसने बहुत ही अच्छे से रूम को सजाया हुआ था और वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा लड्डू काटने वाला था। पर यहाँ पर रानी रॉकी को देखकर समझ गई थी कि उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स आ गई हैं और अब वो मुझसे प्यार करने लगा है। जब रॉकी रानी के नज़दीक आने की कोशिश करता है तो रानी उससे कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, तो रॉकी उससे घर छोड़ देता है। लेकिन अगले दिन रॉकी रानी को एक खूबसूरत सी जगह ले जाता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो तो उससे डायरेक्ट शादी के लिए पूछता है, लेकिन रानी उसे कह देती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो तुम मेरे बारे में ठीक से जानते हो और ना ही मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ था वो हमारी मर्ज़ी से हुआ था, हमने एक दूसरे को फोर्स भी नहीं किया था। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों की फैमिली बहुत अलग है, मैं तुम्हारे फैमिली के साथ नहीं रह सकती और हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद रॉकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रानी से कहता है कि मुझे या तो सब कुछ चाहिए या फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना बोलने के बाद रॉकी यहाँ से इमोशनल होकर चला जाता है। अब इसके बाद रानी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रॉकी को उसने हर्ट किया है। इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो कई बार रॉकी को कॉल भी करती है, लेकिन रॉकी उसका कोई कॉल भी पिक नहीं करता। अब रानी अपने काम के सिलसिले में शिमला चली जाती है। वो सोचती है कि इस खूबसूरत सी जगह पर आके वो उन सभी बातों को भूल जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉकी अब रानी के दिमाग पर हावी होने लगा था। उसके काम के दौरान भी उसे बस रॉकी ही दिखाई दे रहा था। तब यहाँ पर रानी को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उसे भी रॉकी से प्यार हो गया है।
तो यहाँ से वापस जाने के बाद वो तुरंत ही रॉकी से मिलने पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर रॉकी रानी से कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। रानी ने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन रॉकी उसकी कोई भी बात नहीं मानता है और अपनी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रानी के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो रॉकी की कार को टक्कर मार देती है, जिसके कारण रॉकी को ना चाहते हुए भी अपनी कार से उतरना पड़ता है और यहाँ पर वो दोनों झगड़ा करते हैं। और फिर आखिर में रानी ने रॉकी को अपने दिल की बात बता देती है। उसने बता दिया था कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अलग है। ना रानी की फैमिली रॉकी को एक्सेप्ट करेगी और ना ही रॉकी की फैमिली रानी को एक्सेप्ट करेगी। और अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि उनकी फैमिली एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो यहाँ पर वो एक प्लान बनाते हैं कि 3 महीने के लिए हम एक दूसरे को स्विच करते हैं, तुम मेरी फैमिली के साथ रहना और मैं तुम्हारी फैमिली के साथ। तो रानी की फैमिली को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे लोग थे और वो बहुत मॉडल फैमिली से हैं, तो उनको मनाने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रॉब्लम तो रॉकी के घर पर थी, क्योंकि उनके घर पर कानून बहुत सख्त है। वो यहाँ पर जब अपनी बात रखता है तो उसके पिता उस पर चिल्लाने लगते हैं और दादी भी चिल्लाने लगती है और उसके पिता तो उसके ऊपर हाथ तक उठाने लगते हैं। लेकिन आखिर में उसकी दादी उसे रोकती है और कहती है कि 3 महीने तक अगर वो हमारी फैमिली के साथ रह लेगी तो हम तुम्हारी शादी उससे करा देंगे, लेकिन अगर वो हमारी फैमिली के साथ 3 महीने तक नहीं रह पाई तो तुम्हें हमारी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। और इस बात से रॉकी भी एग्री कर देता है। जिसके बाद धनलक्ष्मी अपने बेटे तिजोरी को अकेले में लेकर जाती है और वो कहती है कि मैंने रॉकी की आंखों में प्यार देखा है और मैं नहीं चाहती कि हम हमारे वारिस को खोएं, क्योंकि ये चीज़ें बगावत पैदा कर देती है। इस लड़की को आने दो, 3 महीने तो क्या, ये 1 हफ्ते भी घर में नहीं गुजार सकती। और अब रानी और रॉकी एक दूसरे की फैमिली के साथ रहने लग जाते हैं। एक तरफ पढ़े लिखे फैमिली, दूसरी तरफ बहुत ही सख्त फैमिली। अब रॉकी जैसे ही रानी के फैमिली वालों से मिलता है तो वो यहाँ पर सभी को गले लगाकर झप्पी देने की ज़बरदस्ती कोशिश करता है। और यहाँ पर उन सभी लोगों को ये सब बहुत कुछ अजीब लग रहा था। और एक तो रॉकी को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है और वो जो लोग होते हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। वो इंग्लिश भी रॉकी को ठीक से समझ में नहीं आती है। जिसके बाद दीवार पर रविंद्रनाथ टैगोर की फ़ोटो लगी हुई थी, जिन्हें रॉकी नमस्ते करने लग जाता है दादाजी समझ के। लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे बताते हैं कि ये दादाजी नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये सुनने के बाद रॉकी उनसे कहता है कि मुझे मालूम है ये रविंद्रनाथ टैगोर है, वो तो इनके ऊपर किसी ने फ़िल्टर चला दिया है, इसीलिए वो समझ नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ रॉकी के घर पर माता रानी की आरती हो रही थी, तो रानी भी जल्दी से वहां पर पहुंच जाती है। तो जैसे रानी वहां पर पहुंच जाती है तो धनलक्ष्मी तुरंत ही रानी को अपने ऊपर सर ढकने के लिए कहती है, जो कि उनका सबसे बड़ा कल्चर है। यहाँ दूसरी तरफ रानी के घर पर रॉकी को खुद ही चीज़ें सर्व करनी पड़ रही है, लेकिन वो कॉफ़ी बनाना चाहता है पर उसे स्टोव चलाना भी नहीं आता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रॉकी को उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ रानी और धनलक्ष्मी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि धनलक्ष्मी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। रानी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही थी धनलक्ष्मी का दिल जीतने में, लेकिन धनलक्ष्मी बहुत ज़्यादा सख्त है, उसका दिल जीतना आसान बात नहीं है। तो ऐसे ही और रॉकी के कुछ ही दिन एडजस्टमेंट में निकल जाते हैं, पर कुछ दिनों के बाद उनके बीच थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जब रानी के यहाँ पर कुछ कल्चर प्रोग्राम हो रहे थे तो रॉकी यहाँ पर आता है, लेकिन उसे देखकर रानी की माँ और उससे कहती है, यहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग हैं और तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाकर बैठो। ये सुनने के बाद रॉकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे, जो कि रॉकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। यहाँ पर रॉकी ने कुछ भी नहीं बोला था, वो चुपचाप यहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ रानी रॉकी की माँ और उसकी बहन के साथ दोस्ती करना शुरू कर देती है। रॉकी की बहन को ट्रेडिंग करना पसंद है और वो चोरी छिपे ट्रेडिंग करती है, और रॉकी की माँ को गाना गाना बहुत पसंद है और वो बहुत ही अच्छे से गाना गाती है। वो पहले प्रसार भारती में गाया करती थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद उसने अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया है। यहाँ पर रानी रॉकी की माँ और बहन को सपोर्ट करने लगती है।
लेकिन रॉकी की दादी को रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो किसी भी तरह से बस रानी को यहाँ से निकालना चाहती थी। और जब रॉकी के बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही थी तो सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। इस शादी में रानी की पूरी फैमिली आई हुई थी और धनलक्ष्मी को बहुत अच्छे से मालूम है कि उन लोगों को कैसे बेइज्जत किया जाए। तो धनलक्ष्मी स्टेज पर अनाउंस करवा देती है कि रानी के पिता चंदन बहुत अच्छा डांस करते हैं। पर सभी के कहने पर चंदन स्टेज पर पहुंच जाता है और उनका तो दरअसल में ये सपना होता है कि वो पूरी पब्लिक के सामने स्टेज पर डांस करें। लेकिन ये पंजाबियों की शादी थी और वो कथक करते हैं। कथक करना तो वैसे कला है, लेकिन इन सभी को देखकर वो डांस बहुत ही अजीब लग रहा था और सभी लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं और पूरी की पूरी पब्लिक यहाँ पर चंदन के ऊपर हंस रही थी। ये देखकर वो शर्मिंदा होकर अपने घर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे रॉकी भी जाता है और यहाँ पर रॉकी सबकी तरफ से माफ़ी मांगता है। और यहीं पर रॉकी को रानी के पिता की बैक स्टोरी पता चलती है, जहाँ पर उन्हें कभी भी किसी ने भी कथक के लिए सपोर्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि उसके पिता ने आज तक उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। उसे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था। बस जिसने सपोर्ट किया था वो थी उसकी माँ। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि धनलक्ष्मी और रानी के बीच में कुछ बहसबाजी हो जाती है, जिसके कारण रानी उसकी दादी जी को काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। और ये बात सुनने के बाद रॉकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी यहाँ पर आके रानी की फैमिली को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। ये सुनने के बाद रानी की माँ उसे टोकती है, जिसके बाद वो रॉकी उन्हें बहुत ही इमोशनल फ्री स्पीच देता है और इतना बोलने के बाद उन सभी को इमोशनल कर देता है और सबको इम्प्रेस भी कर देता है। तब रानी के घर वालों ने तो रॉकी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब रानी को एक्सेप्ट करना बाकी था। और अब अगले दिन जिस इंसान को घर का कोई भी काम करना नहीं आता था, वो अब सभी काम करने लग गया था। रॉकी उन सभी के साथ खुश रहने लगा था और वो लोग भी रॉकी के साथ बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ माहौल अभी भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि धनलक्ष्मी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। जिसके बाद रानी के घर से माँ दुर्गा का पूजा का इनविटेशन आता है और अब सभी को वहाँ पर जाना पड़ता है। तो रॉकी की पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई थी और यहाँ पर रानी के पिता चंदन कथक की एक सॉलिड परफॉर्मेंस देने वाले थे। शुरुआत में तो वो डांस करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद रॉकी भी उनका साथ देता है और उनके साथ कथक का सॉलिड परफॉर्मेंस देता है, जो देखकर रॉकी के घर वालों को मतलब धनलक्ष्मी और तिजोरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर डांस करते हैं, जो देखकर धनलक्ष्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बीच आरती में से यहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे रॉकी भी जाता है। रॉकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। रॉकी के पिता रानी की फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, जो कि रानी ने सुन ली थी, जिसके बदले में रानी भी उन्हें उल्टा सीधा सुनाने लगती है और गुस्से में रानी रॉकी के पिता के हाथ को झटका दे देती है, जिससे रॉकी को ऐसा लगता है जैसे कि रानी ने रॉकी के पिता पर हाथ उठाया था। ये देखकर रॉकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो भी रानी की फैमिली को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। रानी यहाँ पर उससे कहती है कि आज के बाद वो उससे कभी भी नहीं मिलेगी और ना ही उससे बात करेगी और ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अब दोनों फैमिली अपने अपने घर पहुँचती है तो रानी की फैमिली का माहौल एकदम अलग था, क्योंकि वो सभी लोग रॉकी को पसंद करने लगे थे। रानी को ऐसा लग रहा था कि रॉकी हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन रानी की फैमिली वालों के हिसाब से रॉकी एकदम परफेक्ट है। यहाँ दूसरी तरफ रॉकी की फैमिली वालों का माहौल एकदम अलग था। सभी लोग रॉकी को बुरी तरह से चिल्ला रहे थे और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि रॉकी की माँ ने दरअसल में सॉन्ग का ऑडिशन दिया है, जिसकी वजह से तिजोरी उनके ऊपर हाथ उठाने लगता है। यहाँ पर बीच में ही रॉकी उन्हें रोकता है और कहता है कि रानी ने जब तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था तो मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया था, जबकि उसने तो तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं उठाया था। अब तुम ऐसी औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हो जिसे मैं भगवान मानता हूँ, तो फिर मुझे ये रिश्ता भी तोड़ना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर कमल जी अपने बेटे तिजोरी को बुलाते हैं, जो कि उन्होंने सालों से ये नहीं किया था। यहाँ पर कमल जी तिजोरी से कहते हैं कि फैमिली को कभी भी मत तोड़ना, और इतना बोलने के बाद ये उनके आखिरी शब्द थे, जिसके बाद वो परलोक सिधार जाते हैं। तो कमल जी के जाने के बाद रॉकी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था और कहीं ना कहीं उनके बेटे तिजोरी का, क्योंकि कहीं ना कहीं तिजोरी की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। और जब कमल जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तब यहाँ पर जामिनी भी आई थी और आखिरी बार उसने कमल जी को
प्रणाम किया था, जिसके बाद हम रॉकी की माँ और पिता को बात करता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर तिजोरी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जिन्हें माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारी गलतियाँ सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पर वो अपनी माँ और अपनी दादी धनलक्ष्मी से भी झगड़ा कर लेता है। अब कुछ महीनों बाद हम रानी के घर पर सभी को बैठा हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर तिजोरी भी आए हुए थे और तिजोरी की पत्नी पूनम भी आई हुई थी। दरअसल में ये सभी लोग रॉकी के लिए रानी का रिश्ता लेकर आए थे और अब वो रानी से कहते हैं कि तुम्हारा बाहर कोई इंतज़ार कर रहा है। ये सुनने के बाद रानी दौड़ते हुए बाहर जाती है। यहाँ पर कि रॉकी उसका इंतज़ार कर रहा था फुल बारात के साथ, और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को सभी के सामने माफ़ कर देते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। और फिर आखिर में इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और दादी मतलब धनलक्ष्मी ने भी अब उनके सामने घुटने टेक दिए थे और उन्होंने रानी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। और इसी के साथ यही होता है इस कहानी का दी एंड। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।